बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और ख़ास प्रोग्राम आज का, क्योंकि ख़ास दिन है, ईद का दिन है। बड़ी ईद की आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद है तो आज मेहमान भी हमारे पास बड़ा है। पाकिस्तान की अगर खेलों की हिस्ट्री की बात करें, बल्कि पाकिस्तान को छोड़ें, दुनिया भर में अगर आप खेलों की हिस्ट्री की बात करें तो जितने बड़े रिकॉर्ड्स, जितने बड़े कारनामे इनके हैं, दुनिया में किसी के भी नहीं हैं। आप पहचान गए होंगे, नाम है जहांगीर खान। 10 मरतबा के ब्रिटिश ओपन चैम्पियन, 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन चैम्पियन। लेकिन ये नहीं, 1981 से लेके 86 तक लगातार जीते 555 मैच, और उसके बाद फिर 91 तक जो ब्रिटिश ओपन जीते वो भी कोई उनके हमपल्ला अब तक आ नहीं सका। स्क्वॉश की दुनिया पर राज किया ना सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके ख़ानदान ने भी। बड़ा सुनहरा वो दौर था, उस पर हम बात करेंगे, और भी किस तरह से सूरत हाल चलती है हम बात करेंगे। जहांगीर द किंग खान इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। वालेकुम सलाम, सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। देखिए, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपका नाम काफ़ी है। अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ ना आपके रिकॉर्ड्स, तो पता नहीं कि बात कहाँ से कहाँ जाएगी। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बा अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। बस ऑब्वियसली आजकल जो जिस मुश्किलात से दुनिया गुजर रही है, हम भी उसी टाइम से गुजार रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हालात बेहतर भी होते जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। जहांगीर भाई, जो काम आप कर रहे हैं अपने काम के अलावा, जो स्क्वॉश की सरगर्मियां हैं उसके अलावा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा ईद का मौका है, बड़ी ईद है, किस तरह से आप आजकल किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान, और पहले किस तरह किया करते थे? देखें, ऑब्वियसली सारी इन्वायरमेंट चेंज हुई है और मैं भी यही लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें भी बड़ी एहतियात रखनी चाहिए और ये नहीं समझनी चाहिए कि ये पेंडेमिक का टाइम निकल गया है या सारे लोग इस चीज़ से फ्री हो गए हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें और बड़ी सादगी के साथ ईद मनाएं। ठीक है, एक खुशी का दिन ज़रूर है, मगर ये भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि दूसरे लोग इससे इफेक्ट ना हों। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अपने दायरे में रह के या अपने जो भी आपसे कंट्रोल हो सकता है उस हिसाब से करें और जो इसकी एहतियाती तदबीर है उस पर अमल करें। अच्छा जहांगीर भाई, कुछ आपके अब पीछे चलते हैं, कोई अच्छी बातें। आजकल तो स्क्वॉश पे कुछ इतना बात करने को है नहीं, लेकिन आपको याद है वो 1981 का वो वर्ल्ड ओपन, आपको याद है? आपको तवक्को थी सबको कि आप इस तरह जीत जाएंगे 17 साल की उम्र में? देखें, ड्रीम तो लेके चला था और हमेशा मेरा मतलब ये कि यंग एज में तो ऑब्वियसली कोई सोचता नहीं है कि इतनी छोटी उम्र में ये चीज़ें हो जाएंगी। मगर मैंने जब 15 साल की उम्र में वर्ल्ड एमएचए चैंपियनशिप जीती थी तो वो भी लोगों को तवक्कुआत नहीं थी और मैं उसमें भी काफ़ी मतलब यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बना था एमएचए के अंदर। तो मुझे अपने काम पे पूरी उम्मीद थी और जिस तरीके से मैं ट्रेनिंग करता था और जो मेरा एक विजन था, एक ड्रीम था कि ये मैंने चीज़ हासिल करनी है, तो विद इन 2 इयर्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो है मतलब 8-8 घंटे में रोज़ाना ट्रेनिंग करता था और मेरी यही नहीं क्योंकि सडनली उसी दिन ही मेरी कामयाबी हुई। मैं मतलब पिछले 6 महीने से 7 महीने से इसमें ऑलरेडी प्रोग्रेस कर ही रहा था और मेरे से उससे पहले जो है ब्रिटिश ओपन मिस कर गई थी, जो मुझे मेरे ख्याल से आज मैं सोचता हूँ तो मुझे वो जीतनी चाहिए थी, मगर एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लें या जो चीज़ें आप तजुर्बात के साथ सीखते हैं तो वो चीज़ें सारी उसमें कमी थी और एक ऐसे प्लेयर से हारा था जैफर्ड के साथ, जो मैं समझता हूँ कि मुझे इसको जीतना चाहिए था। मगर ये कि चलें, जे राय दुरुस्त आए वो बेहतरी थी। मगर मुझे पूरी उम्मीद थी, जिस तरीके से मेरी प्रोग्रेस चल रही थी, जिस तरीके से मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि मैं उस अप्रैल से लेके नवंबर तक ऑलरेडी सारे मैचेस में जीत चुका था और मुझे पूरी, मगर ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है जब आपने एक भी टाइटल नहीं जीता हो वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो पहला वाला जो है हमेशा वो एक बड़ा प्रेशर अंदाज में होता है। तो ऑब्वियसली वो काफ़ी प्रेशर भी था और लोगों की काफ़ी तवक्कुआत भी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने इस पर पूरा किया था। बल्कि जहांगीर भाई, उससे पहले अगर जाएं तो 12-13 साल की उम्र में आपके हर्निया के ऑपरेशन हुए, एक से ज़्यादा हुए। फिर आपको डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आप चल भी नहीं सकते। ये फिर किस तरह से हुआ? आप चलते क्या? आप तो दौड़ते रहे और सबको आपने पीछे छोड़ दिया। देखिए, मैं काफ़ी मतलब ये काफ़ी लोग जानते भी हैं और मैं एक जब पैदा हुआ था तो काफ़ी मल्टीपल इश्यूज़ के साथ पैदा हुआ हूँ और उससे मुझे फिज़िकल काफ़ी इश्यूज़ थे, फिर बस बोलने सुनने की भी प्रॉब्लम थी। मेरे हर्नी के 2 ऑपरेशन हुए, जो एक 5 साल की उम्र में हुआ और एक 12 साल की उम्र में हुआ। और कहते ये हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हर्निया का मरीज़ होता है या जो पैदाइशी इसके साथ होता है, वो ज़िंदगी भर जो है फिजिकली हार्ड वर्क नहीं कर सकता। मतलब ट्रेनिंग के हवाले से या कोई भी
वो जो है अपने बॉडी के ऊपर नहीं ले सकता। ठीक है, नॉर्मल लाइफ रूटीन गुजार सकता है, मगर अगर फिजिकल हार्ड वर्क करना चाहे तो उसके लिए बड़ी डिफिकल्टीज होती है, वो कर नहीं पाता। और यही डॉक्टरों का कहना भी था। मगर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जिससे करवाना चाहे और जिसका अगर कोई शौक है और ऊपर वाला जब उसकी मदद करता है तो आई थिंक हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। और ये प्रूव है कि मैंने इस चीज़ को पलट के नहीं देखा, और जो मेरा एक पैशन था, शौक था, जिस तरह मेरे बड़ों ने किया था, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी उस तरह करूं। बड़ी यंग उम्र में मैंने ये सारी चीज़ें चेंज की हैं, और 14 की उम्र में मैं पाकिस्तान अंडर 19 का चैंपियन भी बन गया। तो उसके बाद से फिर मैंने ये चीज़ें पलट के नहीं देखी, और मेरा इत्तेफाक जो है पीआई में आने का भी हुआ 14 साल की उम्र में, और फिर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप खेलने जब मैं इंग्लैंड और स्वीडन गया तो वहीं से सारी चीज़ें चेंज हुई। फिर आपकी एक फैमिली ट्रेजेडी भी 1979 में तोरशम के साथ जो हुई, जो आपके बड़े भाई, तो वो उसने भी काफ़ी हिट तो किया होगा, लेकिन फिर आप उससे निकल के कैसे आए? वो तो बहुत बड़ा ट्रॉमा था जो भाई की डेथ हुई थी बिल्कुल आपकी। बिल्कुल आसिफ, मैं ये कहूँगा कि जब मैं इंग्लैंड गया था, एज ऑफ मेरी उस वक्त थी 15 साल की उम्र थी, और मेरा मेरा कोई इरादा नहीं था कि राइट अवे प्रोफेशनल लेवल पे आऊँ या इस लेवल पे खेलना शुरू करूँ। मैं अब तालीम की गर्ज से गया था, और मेरी कोशिश थी कि तालीम के साथ अपना खेल को भी जारी रख सकूँ, और वहीं पे प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ रह के इस चीज़ पे ग्रूम करूँ अपने आप को, और जारी बात है साथ साथ मैं लर्न भी करता जाऊँ। इसी वजह से मैं अपने बड़े भाई तोसम खान के साथ वहाँ में रहता था, और ही वाज ऑलरेडी उस वक्त प्रोफेशनल सर्किट में खेल भी रहे थे, एंड ही वाज टॉप 10 रैंक प्लेयर। तो उसके साथ ये मौके मिल रहे थे मुझे। मगर बदकिस्मती से जो एक पीरियड ऐसा आया जो विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने ही हुए थे, तो मैं मुझे इस हादसे के साथ गुजरना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जो सारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वहीं से चेंज हुए। एक वक्त तो ये आया था कि जब ये इनका इंतकाल हुआ, क्योंकि मेरी अटैचमेंट बड़ी थी, एक समझ लें दोस्तों के हवाले से, मेंटोर भी थे, बस मतलब लुक फॉरवर्ड, मतलब लुक भी उनको करता था हमेशा। तो काफ़ी आइडलाइज टाइप की चीज़ें थी, और काफ़ी मतलब मुझे शौक भी हुआ, पूरी फैमिली को शौक हुआ, और मैंने ये सोच लिया था कि अब स्क्वॉश नहीं खेलूंगा। और मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने जो है स्क्वॉश के रैकेट को हाथ नहीं लगाया, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपना कैरियर कुछ और बनाऊंगा। मगर मुझे ये याद है कि मेरे वालिद साहब ने एक दिन मेरे साथ बैठे, और मेरे कज़न रहमत खान भी जो थे कोच भी बाद में बने, जी। वो बैठे, तो उन्होंने कहा देखे यार आपका अब क्या इरादा है और क्या करना चाहोगे। तो मैंने कहा मैं अब कुछ और चीज़ करूंगा, अब मैंने स्क्वॉश नहीं खेलनी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि देखें, जो चीज़ जो ज़िंदगी में होनी होती है वो तो हो गई है, और वो चीज़ जो चली गई वो तो चली गई, वो वापस भी नहीं आती। मगर इसका ये एक ड्रीम था कि तुमको एक वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहता था, तुमको एक वर्ल्ड नंबर 1 देखना चाहता था, तो आप उस मिशन को लेके क्यों नहीं चलते? और आप माशाल्लाह ऑलरेडी वर्ल्ड एमेचर चैंपियन हो, और आई एम श्योर यू कैन डू इट बिकॉज यू आर टैलेंटेड। एंड पर वो बात जो है वालिद साहब की मेरे जहन में क्लिक की, और मैंने फिर वहाँ ये डिसाइड किया कि मैं इंग्लैंड जाके इस पे काम करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर दूंगा। और विद इन 2 ईयर्स फिर मैंने ये सारी चीज़ की। जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक आलमी स्क्वाश चैम्पियन, द ग्रेटेस्ट स्क्वाश प्लेयर ऑफ हिस्ट्री। तो उनसे मज़ीद हम बात करेंगे। इस मौके पर एक ब्रेक लेते हैं। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। द ग्रेट जहांगीर खान हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले बता रहे थे कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात और कितनी ज़्यादा फैमिली ट्रेजिडीज़ समेत बहुत सारे मसाइल से गुजरे, और उसके बाद जाके दुनिया में टॉप किया। ना सिर्फ जहांगीर खान साहब आपने टॉप किया, 1981 में आप जीते, लेकिन वो जो फिर आगे 5 साल का अरसा है उसको सस्टेन भी तो आपने किया ना, 555 मैचेस। वो कैसा समा था? क्योंकि मुझे याद है, हम पढ़ते हैं 1986 में जब आप हारे रॉस नॉर्मन से, उस दिन बीबीसी में हेडलाइन लगी, वरना आपका जीतना तो खबर ही नहीं होती थी। नहीं, बिल्कुल ये 81 से लेके 86 का जो 5 साल 8 महीने का दौर गुजरा है, उसमें 555 मैचेस लगातार है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी इस चीज़ का सोचा नहीं था, कोई ऐसा टारगेट बनाने का इरादा नहीं था। मगर ये है कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि जो मैं ट्रेनिंग करता था या जिस तरह का मैं प्रिपरेशन टूर्नामेंट्स के लिए करता था, मेरी कोशिश होती थी कि वो सारी कन्वर्ट इनटू मैचेस में करूं। और अल्लाह का करना यही होता था कि हमेशा उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आता था, और हमेशा पॉजिटिव के साथ ही मैं मैदान में उतरता था। और उस दौरान जो है वैसे प्लेयर्स जो है मुश्किलात से क्लोज मैचेस में भी जीतते हैं, मगर मेरा ये भी रिकॉर्ड है कि विद इन 4 गेम्स या विद इन 3 गेम्स में मैं मैच जीतता था। कोई भी प्लेयर जो है
5 गेम तक नहीं आता था। मगर ये चीज़ें मैंने कभी सोच के नहीं चली थी। कोशिश होती थी कि जहाँ भी खेल रहा हूँ बेहतर अंदाज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और बेहतर अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकूँ। और यही वजह थी कि जिस तरह आपकी एक मोटिवेशन होती है, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी टीच करती हैं। और जब आप प्रोफेशनल लेवल पे इस तरह खेल रहे होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आपकी कमिटमेंट जो है और भी बेहतर हो जाना चाहिए। और ये हमेशा सोचना चाहिए कि जब आप नंबर 1 पे पहुंचते हैं, वो हार्ड वर्क ज़रूर होता है, मुश्किल होता है, मगर वहाँ पे रहना जो है इज इवन मोर हार्ड, बिकॉज जितने भी सर्किट में प्लेयर्स होते हैं उन सब की नज़र आपकी जगह पे होती है और आपको नॉकडाउन करने की होती है। तो कोशिश ये होती है कि उस फील्ड को बेहतर से बेहतर अंदाज में लेके चलते रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैरियर जो है 15 साल का गुजरा है और हमेशा मतलब टॉप पे रहा। और मेरा हमेशा ये डिज़ायर था कि जब भी मैं स्क्वाड से रिटायर हूँ, वो टॉप पे रिटायर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अपनी ड्रीम को पूरा किया। जी हाँ, आप 97 में आप आखिरी मैच खेले थे जांशीर के साथ। 93 93 में 93 एग्जीबिशन गालिबन मैच हुआ था शायद, फिर वो 97 वाला जो हुआ था आप लोगों का मैच। वो 97 तो एग्जीबिशन हाँ था, जी। मगर 93 बाद ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप ओके, अच्छा, बीच में दुनिया में और जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे मोहम्मद अली बॉक्सर थे, या उनकी आपकी मुलाकातों का बड़ा चर्चा होता है। मैंने देखा अरब यूएई के अखबारात में आपकी तस्वीरें लगी, लिखा गया किंग मीट्स किंग। वो क्या सिलसिला है, किस तरह की आपकी आपस में रेपो थी, क्या हुआ था? मोहम्मद अली ऑलवेज मेरा मतलब आइडलाइज था। और मैं हमेशा उसको काफ़ी मतलब अब ये कह सकते हैं कि उसकी अचीवमेंट को, उसकी सारी जो लाइफस्टाइल, जिस तरीके से, जिस एनवायरनमेंट से वो स्ट्रगल करके आया था, तो मैं हमेशा उसको अपना मतलब एक कहते हैं ना कि जो एक प्लेयर को आप मोटिवेट समझते हैं कि जो मोटिवेट करता है आपको, मैं हमेशा मोहम्मद अली को उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ज़िंदगी की जो जितनी भी चीज़ें थी उसको काफ़ी आइडलाइज करता रहा हूँ। और मेरी अच्छी काफ़ी मुलाकातें भी रही है। सऊदी अरब में भी काफ़ी मुलाकात हुई और फिर मेरी अमेरिका वगैरह में भी हुई है। और फिर बाद में इंतकाल के बाद मैं अभी रिसेंटली उनके आबाई गांव यहाँ पे कबर पे भी गया था। तो दैट रियली आई मीन इस तरह का स्पोर्ट्समैन मैं नहीं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कभी दोबारा आएगा। और काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्पोर्ट्समैन को वो काफ़ी इंस्पायर करके गया और उसकी पर्सनालिटी टोटली तो डिफरेंट। और आप ये समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप प्लेयर इस लेवल पे आता है या टॉप पे आता है, वो एक मैसेज छोड़ के जाता है और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आपकी कोई ख़ास यादगार है मोहम्मद अली साहब के साथ, कोई ख़ास मुलाकात या कोई ख़ास बात? बिल्कुल, सऊदी अरब में मेरी काफ़ी मुलाकात है। हम लोगों ने उम्रा वगैरह भी साथ किया था और टाइम काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। फिर मुझे अब सिर्फ ये हमेशा अफसोस रहा कि जिस तरीके से लाइफ की बॉक्सिंग के अंदर जिस तरह एक्टिव, जिस तरह शार्पनेस, जिस तरह कहावत दिमाग, ठीक है बीमारी के बाद भी उस तरह का था, मगर वो जो रिएक्शन, जो करिश्मा उस टाइम में था, वो चेंजेस आई थी इसके अंदर। मगर ये है कि मगर मैं ये समझता हूँ कि तो ही वॉज अ रियली गुड फाइटर। और जिंदगी के साथ भी उसने सही फाइट की और अपने हक के लिए हमेशा लड़ा रहा और अपने हक के लिए हमेशा खड़ा रहा। जी जहांगीर भाई, अब मौजूदा हालात पे अगर आएँ स्क्वाश के, बहुत सुनहरा वक्त देखा है। जैसे हमने कहा कि इतने ज़्यादा चैंपियंस, 50 साल राज किया। आज अफसोस तो बहुत होता होगा, लेकिन ये कि क्या वजह है इसकी और कैसे हम निकल सकते हैं इस सूरत हाल से, स्क्वाश की सूरत हाल से? देखिए, इसकी सिर्फ दो वजूहत हैं जो मैं हमेशा कहता भी आता रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान देखें, जहाँ पे 30 साल ब्रिटिश ओपन जीता हो, 14 साल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हो, बाद में जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफिशियली हुई, फिर इसके बाद तकरीबन 8 से 10 साल वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप जीती हो, जहाँ 81 से लेके 93 तक एवरी 2 इयर्स वी वर विनिंग द वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप एज वेल। इसके अलावा एशियन है, सैफ गेम है, जो नाम ले लें सारे टाइटल हमारे पास थे। और इस पीरियड में जितनी आपकी अचीवमेंट है स्क्वाश के अंदर, उस हिसाब से आज भी इस गेम को वो दर्जा, वो लेवल नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, या उनके प्लेयरों को वो कहते हैं रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या जो उनकी अचीवमेंट हुई है उसको वो स्टेटस नहीं दिया गया जो दूसरे गेमों के मुताबिक आप सोचते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर आप दूसरे ममालिक के हिसाब से सोचते हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा से चल जाए, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट है, मगर उनकी
अच्छी फैसिलिटीज को आप देखें या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो किस तरह वो चला रहे हैं, उस लिहाज से पाकिस्तान में स्क्वाश की कोई भी किसी ने हेल्प नहीं की है और बड़ा अफसोस होता है। और मैं ये कहता हूँ कि हर दफ़ा ऐसे कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है। जो भी चैम्पियन बने हैं पास में, वो अपनी मदद आप खुद आए हैं, चाहे आप वो 50s में ले लें, चाहे आप वो 70s 80s में ले लें, इसमें कोई भी किसी का सपोर्ट नहीं रहा है। जो भी आपको मिला है बना बनाया चैंपियन मिला है। मगर आप आजकल के दौर में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते कि आप के पास कुछ भी ना हो और वो बच्चे उसका ट्रेन हो जाए, बच्चे खुद आ जाए। आजकल के दौर में बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सपोर्टेशन मिलनी चाहिए थी, जो इस तरह की फैसिलिटीज बननी चाहिए थी, जिस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे स्क्वाश के हवाले से होना चाहिए था, वो इतने पीरियड के चैंपियन बनने के बावजूद भी ना हो, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके आने वाले वक्त में कोई ऐसा चैंपियन आएगा? और ये आजकल के बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खुद कर लेंगे। आपको ये आजकल कराना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा और आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके पास आज भी उस तरह के टैलेंट हैं, मगर उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और मेरिट की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा नहीं है, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ चलना पड़ता है। चाहे आज वो किसी भी गेम में आप चले जाएं, हर गेम में एक प्रोफेशनलिज्म शामिल है तो वो तरक्की करता है। और यही वजह है कि हमारे इस मुल्क के अंदर सिर्फ ऐसी गेमों को तरजीह दी जाती है जिसमें पैसा मिल रहा हो, जिसमें स्पॉन्सरशिप मिल रही हो, तो वो करती है। ये गलत होता है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो इंग्लैंड है, हर एक गेम का एक सीजन होता है, हर एक गेम की एक सपोर्ट होती है और हर गेम में आप देखें उस तरह का टैलेंट निकल के आता है और हर एक अंदाज में लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। हमारा सिर्फ क्या है कि एक ही गेम को लेके चलते हैं, बाकी चीज़ों को भूल गए। आप एक वक्त में 4 गेमों में वर्ल्ड चैंपियन भी थे, तो वो 4 गेमें कहाँ चलेगी आपके पास? तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि आजकल के दौर में मैं समझता था कि काफ़ी इमरान भाई के आने के बाद काफ़ी सपोर्ट मिलेगी स्पोर्ट्स को, मगर टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं नहीं सोचता था कि आप डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स भी बंद कर देंगे। एक जगह थी जहाँ पे स्पोर्ट्स में को हेल्प मिलती थी, जहाँ से आपके पास स्पोर्ट्समैन आता था। मैं खुद इसी डिपार्टमेंट से आया हूँ। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पास के, इवन इमरान भाई खुद इस डिपार्टमेंट से आए हैं। तो आप उस मुल्क में ये चीज़ें नहीं सोच सकते कि जो इंग्लैंड में होती है, जो ऑस्ट्रेलिया में होती है या अमेरिका में होती है, वो आप यहाँ नहीं करते। वो सिस्टम ही नहीं है आपके पास। आप उस सिस्टम को जब उनके लेवल पर आओगे तो ये चीज़ें आप ला सकते हो। आपने वहीं जो थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म कर दी। स्कूल कॉलेज लेवल में आपका स्पोर्ट का मैयार जीरो है इस वक्त। तो आप कहाँ इन चीज़ों में तरक्की कर सकते हैं, कहाँ इसके ऊपर आ सकते हैं? और जब आपके पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, देयर इज नो वे कि आप इस लेवल पे दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हो। बेहतरीन, मतलब आपसे ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि आपने इस सूरत हाल को काफ़ी करीब से देखा है, काफ़ी सूरत हाल आपने उजागर की। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे जहांगीर खान साहब से। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ईद का प्रोग्राम है। ईद की हमने बात इब्तिदा में भी की थी। ईद, लेकिन ईद का मतलब है खुशी, खुशी का मतलब है मौक़े, मौक़ों का मतलब है कि आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें अपने शोबों के लिए। हम बात खेल की कर रहे हैं, जैसे जहांगीर खान साहब ने ब्रेक से पहले कहा, और अभी मज़ीद इस पर बात करेंगे। जैसे तो कहाँ से फिर खिलाड़ियों के लिए मौके पैदा हों? आपने तो ये बात बिल्कुल साफ कह दी, आप भी कहते हैं, और बाकी क्रिकेट में भी अगर हम बड़े नाम देखें, जावेद मियांदाद हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं और लोग हैं, उन सब ने भी यही कहा कि ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट के या डिपार्टमेंट्स के ख़ात्मे से खेल तरक्की नहीं करेगा। तो ये बात फिर ऊपर समझ में क्यों नहीं आ रही? देखिए, मैं अगर इस जगह पे होता, मैं समझता हूँ कि मैं तो ये मतलब हुक्म जारी करता कि भाई हर डिपार्टमेंट पर लाजमी डाल देता कि आपने हर एक की टीम में बनानी है। आप पर ये लागू कर देता कि आपने इनको सपोर्ट करना है, आपने इनकी स्पॉन्सरशिप करनी है, आपने इनको जॉबें देनी है। तो आपका बर्डन गवर्नमेंट का वैसे ही ख़त्म हो जाता और आपको बने बनाए हर डिपार्टमेंट से प्लेयर मिल रहे हो। तो जैसे पास हुआ करता था, आप देखें PIA है, कस्टम्स है, बैंक्स है, ये सारे क्या थे? आप उस दौर के प्लेयर देखें, उठा के देख लें, आपके पास एक से एक टैलेंट मिलता है। अब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या काउंटी लेवल वाली बातें कोई कर सकते हैं यहाँ पे। वो चीज़, वो सिनेरियो डिफरेंट है। आप पहले उस तरह के वेलफेयर स्टेट बन जाएं
जब हर चीज़ें ऊपर से करते आ रहे हो तो ये चीज़ें भी आप कर सकोगे। आपके स्कूल कॉलेजेस में तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है नहीं, आपके पास ग्राउंड प्रॉपर तरीके से है नहीं। आप किस लेवल पे बात कर सकते हैं कि पब्लिक लेवल पे ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी जगहों से आप देखें, इन पे मैं ये कहता कि आप डिपार्टमेंट वाले जो भी टीमें रखते हैं उन पे इस चीज़ का टैक्स भी माफ करता कि आप इस पे जितना सर्व करेंगे, जितना खर्च करेंगे, उसका माइनस आपके टैक्स होगा और उसी जगह से आपके स्पोर्ट्स के बेहतरीन प्लेयर निकल के आते रहेंगे, बेहतरीन टीमें। और सबसे बड़ी बात है कि उनका फ्यूचर सेफ होगा। स्पोर्ट्समैन की लाइफ क्या होती है? 10 साल होती है, 15 साल होती है। और आपको पता ही है कि बहुत से स्पोर्ट्समैन, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन ले लें या कुछ और ले लें, कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता है। वो इन्हीं जगहों से ही बन जाते हैं, क्योंकि हर एक का टैलेंट एक जैसा दुनिया में नहीं होता। कोई तालीम में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई और चीज़ में अच्छा होता है। मगर इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए इसका सेटअप बनाना, ये मैं समझता हूँ कि जब आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी ऐसे प्राइवेट सेक्टरों को लागू कर दें कि वो इन चीज़ों की जिम्मेदारी लें और वो कंपलसरी हो कि वो चीज़ को निभाएं। और जैसे पास में होता था, आपको देखें, उनकी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लस एक दूसरे तरीके से स्पोर्ट्स की हेल्प भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और आपने यकीनन आपकी मुलाकातें भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो आपने ये बातें की होंगी, आपकी भी हुई थी, जावेद मियादाद साहब की भी हुई थी। उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हों। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और भी आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आपको जब देखें, बीच में हम अगर 4-5 साल पहले जाएं तो थोड़ा वज़न आपका ज़्यादा था, अचानक से ये क्या आपने किया है कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए बिल्कुल? ये कैसे जादू? देखें, बस ये लास्ट ईयर ऐसे ही बैठा था, मतलब ये एग्जैक्टली 1 ईयर अगो काफ़ी मतलब वेट भी मेरा पुट ऑन था। और फिर घर में बच्ची भी मेरे को कहती थी कि बाबा वी वांट टू सी यू इन दैट वे, इन दैट शेप। तो मैंने कहा चले। फिर मैंने डिसाइड किया कि प्रूव इट एंड देन। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि जब मैंने ये स्टार्ट किया, शुरू किया, तो मैंने कहा यार मैंने अब ये करना है। बहुत से लोग कहते थे कि यार इस उम्र में मुश्किल है, यू कांट डू इट, कर नहीं सकोगे और ये मोटिवेशन उस तरह की नहीं होगी, ये चीज़ होगी। मैंने कहा लुक, पहले भी करते रहे और इंशाल्लाह आई शो यू कि मेरी मोटिवेशन अभी भी वैसी है। अगर मैं करने पे आऊँ, वंस दिमाग में चीज़ आ जाए, फिर बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 7 मंथ 6 मंथ आई डिड इट। हार्ड वर्क ट्रेनिंग करता रहा हूँ। मैं अभी भी रोज़ाना तकरीबन 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ और डाइट पे स्पेशल ख्याल रखता हूँ कि व्हाट आई एम ईटिंग और आई कट डाउन एवरीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आपके सामने विद इन आई थिंक अब तो 1 साल हो गया, मगर विद इन 7 मंथ 6 मंथ में लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन नजर आई। क्योंकि और जब करने पे आए तो सब कुछ हो सकता है। तस्वीर आपकी देखी ना, आप वर्ल्ड कप में भी आप नजर आए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? इट वाज गुड एक्चुअली। ऑब्वियसली क्रिकेट भी मैं काफ़ी शौक से देखता रहा हूँ, खेलता भी रहा हूँ। और इत्तेफाक मेरा जब इंग्लैंड जैसे इन्वायरमेंट में जब ये चीज़ ऐसे इवेंट हो रहे थे जहाँ पे वेरी वेल ऑर्गेनाइज होता है, वो एक सिस्टम के हवाले से आप कहते हैं कि आप रियली इंजॉय करते हैं और कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती है। आप अगर आम क्राउड के उसमें भी जाना चाहें या किसी और चीज़ में भी जाना चाहें, तो आई थिंक जो एक एनवायरनमेंट होता है वो एक बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है। और ऐसी जगहों पे देखने का मैच का अंदाज कुछ और ही होता है और ग्राउंड भी खूबसूरत ग्राउंड होते हैं। नहीं, उसके अलावा तो भी इट वाज अ गुड एक्टिविटी। आईसीसी ने भी आपको ऑनर किया ना, वसीम अकरम साहब के साथ आपको कमेंट्री बॉक्स में लेके गए सर। बिल्कुल, मैं एजबेस्टन में आई वाज इनवाइटेड बाय चेयरमैन ऑफ एजबेस्टन प्रायरी, मतलब एजबेस्टन ग्राउंड के चेयरमैन से इनविटेशन आई हुई थी एंड आई वाज सिटिंग विद देम। तो ऑब्वियसली फिर वहीं मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आईसीसी वुड लाइक टू मेक अ इंटरव्यू विद यू। और ऑफ कोर्स वसीम अकरम जब वहाँ आता तो ऑब्वियसली मेरी ख्वाहिश थी कि चले वी कैन डू इट। और आई थिंक इट वाज नॉट ओनली फॉर मी, आई थिंक मैं समझता हूँ कि बीइंग इन अदर स्पोर्ट्स के हवाले से अगर आप आते हैं और इफ यू आर देयर, तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ऑनर था और मेरे लिए भी बड़ा ऑनर था कि फिर इसकी आपने देखी होगी कि कवरेज जो है पूरी दुनिया में कहीं। बिल्कुल, बहुत ऑनर की बात है और बहुत खुशी हुई जहाँ वसीम अकरम साहब ने वो चीज़ रिकॉल की कि कुछ ममालिक में जब वहाँ एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मतलब जहांगीर खान कंट्री, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, बिकॉज ऑफ यू हमें ये मिला। ईएन स्मिथ ने कहा कि आपको उन्होंने देखा, तो वो ये तो ऑनर है।
और फिर उसके बाद अब आप एक और नया काम कर रहे हैं, अब आप ये चैरिटी में भी आ गए हैं, तो ये सिलसिला कैसा है शाहिद अफरीदी के साथ, कब से और कैसा जा रहा है ये? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं तकरीबन इसमें 2 साल पहले ही इन्वॉल्व हुआ था रमज़ानों में, और ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी की रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे साथ आप बोर्ड पे आएँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसमें काम करें। तो ऑब्वियसली मैं ये फॉलो कर रहा था, और शाहिद अफरीदी जिस तरह इस पर माशाल्लाह पूरा इंटरेस्ट लेके और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से। और जब हर दुनिया में जो चीज़ भी आप कर लेते हैं, एक ऐसा काम भी करना चाहिए कि जहाँ पे आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बेहतर करके जाएं और एक एग्जांपल क्रिएट करके जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी जगह इस पे टूर भी कर चुके हैं, यूरोप के हवाले से, अमेरिका के हवाले से। और जिस तरीके से लोगों की रिस्पॉन्स आती है या जो चीज़ भी हम करने जाते हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से है, मेडिकल के हवाले से, और जिस तरह कोविड-19 के दौरान राशन ड्राइव हमने शुरू की, हमने बल्कि क्या मैं और शाहिद ने तो अपने इंडिविजुअल बेसिस शुरू की थी कि 100-200 फैमिली को कर लेते हैं अपने अपने तौर पे, मगर जो उसका रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से आया तो हमने कहा व्हाई नॉट बड़े पैमाने पे चलें। और आज हम लोगों ने माशाल्लाह विद इन इस 6 मंथ पीरियड के अंदर 34,000 से ज़्यादा लोगों को राशन दे चुके हैं। और ये सारी चीज़ मुमकिन लोगों की सपोर्ट से हुई। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ करने जाएं और लोगों को अगर ये पता हो कि ये सही जगह पे लग रहा है और सही लोग कर रहे हैं, लोग आपके पीछे हर किस्म की सपोर्ट करने को तैयार होते हैं। और हमें भी नहीं पता चलता कि कहाँ से फंडिंग आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे ये चीज़ ग्रोथ होती जा रही है, और मुझे खुशी होती है कि हम इस काम में हमारे साथ और भी लोग मिलकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वॉलंटियर लोग काम कर रहे हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इट्स अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम देखते चले जा रहे हैं। अब जहांगीर भाई आपका आगे प्लान्स क्या हैं स्क्वॉश के हवाले से खास तौर से? देखिए, स्क्वॉश के हवाले से तो अब पाकिस्तान में तो जो चीज़ मैं देखना चाहता था या जिस तरह होना चाहिए, तो वो चीज़ तो नजर क्योंकि नहीं आपने आती है। 2017 में आपने एक इस्लामाबाद में चैंपियनशिप कराई थी, मुसफ मीर जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, उसके बाद भी कराई, फिर यहाँ मिस्र से लड़के भी आए थे, कराची में भी आए थे, जो ग्लास कोर्ट बना था मैंने पाकिस्तान ओपन कराई थी। और जिस तरीके से आपको पता है कि सिक्योरिटी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के इवेंट बंद हुए हुए थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो मेरी कोशिश यही थी कि इसको बहाल किया जाए और कंटिन्यूसली मतलब पीएसए के साथ, वर्ल्ड स्क्वॉश के साथ उनको हर किस्म की सेटिस्फेक्शन करा के दी कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं है। आप जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, वो इस मुल्क में टोटली ऑपोजिट है। पीपल आर स्पोर्ट्स लविंग और पीपल आर लाइक हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। आप उसको एक मौका दें, ये ना सोचें कि हर मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ से डबल चल रही है, ऐसा नहीं है। आप स्पोर्ट्स के हवाले से देखें तो हमारे पास वो एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले ये चीज़ें हमने बहाल करवाई, और पहले लिमिटेड थी इस्लामाबाद के हद तक, देन वी केम टू कराची एज वेल, लाहौर एज वेल, क्वेटा एज वेल हो गया। तो अब ये है कि माशाल्लाह इंटरनेशनल इवेंट्स की जो फतवा शुरू होगी, मगर अब ये है कि कोरोना की वजह से सारी चीज़ें पूरी दुनिया में इस वक्त जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगी। मगर खुशी है कि क्रिकेट से या दूसरे इवेंट से अभी रिवाइव होनी शुरू हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विल कम बैक। क्रिकेट में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज़ल्मी के साथ हैं अभी आप? नहीं, ज़ल्मी के साथ तो शुरू में ही था, मगर आई वाज नॉट विद एनीबॉडी, बट पीएसएल में जारी बात है मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट पे ही जैसे ट्रॉफी की रहनुमाई में और पार्ट टू पार्ट टाइम टू टाइम जो भी इनके मैसेज होते हैं मैं उसमें हेल्प करता रहता हूँ। लेकिन ये चले अच्छा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम से कम आपको सामने रखता है, आईसीसी ने भी कंट्रीब्यूट किया। बस चलते चलते ईद के लिए अब आपको सुन रहे हैं, आपके फैंस हैं चाहने वाले, ईद का कोई पैगाम दीजिए और बस फिर ख़त्म करें। बस यही कहूँगा कि ईद ठीक है सबको, मेरी तरफ से वैसे भी पहले ही मैंने मैसेज दे दिए थे ईद मुबारक। और मैं यही कहूँगा कि सादगी के साथ बनाएं और कोशिश करें कि जो लोग नहीं बना सकें या जो इस पेंडेमिक में मुश्किलात में गुजरे हैं, जिनके बहुत से प्यारे बिछड़ चुके हैं, उनको भी याद करें और उनको साथ लेके चलें। और कोशिश करें जो एक बेहतर इन्वायरमेंट में हो सकता है, जो एक एहतियाती तदबीर में हो सकता है, उसमें बेशक इसको सेलिब्रेट करें। और हमेशा अपने मुल्क के सोचें और अपनी जो साथ लोग हैं उनको लेके चलें।
बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब, बहुत अच्छा पैगाम। कुर्बानी वाली ईद है तो कुर्बानी का पैगाम जहांगीर खान ने दिया। पूरी ज़िंदगी अगर इनकी देखें तो उसमें कुर्बानियों से भरपूर है और उसका फिर इनको सिला भी मिला और उसके बदौलत पाकिस्तान का झंडा भी ऊंचा से ऊंचा करते गए और अब भी ऐसे काम कर रहे हैं कि कर रहे हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम से हमने काफ़ी कुछ अहाता किया जहांगीर खान की लाइफ का और आपने भी काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। चलते चलते एक मरतबा फिर ईद की बहुत बहुत मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।